हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं 1 अप्रैल का करंट अफेयर्स। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो करंट अफेयर्स है ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और इस तरह के जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए डिज़ाइंड है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। आज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल पे कौन कौन से दिवस मनाए जा रहे हैं, है ना, इनको देख लेते हैं। अब मैं आपको डेली जो भी डे होगा उसमें कौन सा दिवस है वो आपको एंड टू एंड बता दिया करूँगी। ठीक है, तो 1 अप्रैल को पहले तो ये उड़ीसा डे या उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो वो मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को एक बड़े संघर्ष के बाद उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ था। ठीक है, संघर्ष क्यों? क्योंकि वो उड़िया अपनी भाषा के लिए अकॉर्डिंग अपना अलग प्रांत बनवाना चाहते थे। ठीक है, तो एक लंबा संघर्ष होता है, उस समय ब्रिटिश शासन होता है, तो तब उड़ीसा प्रांत जो है अस्तित्व में आता है। तो उसको याद रखने के लिए, उसको मनाने के लिए हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा दिवस है? आरबीआई का फाउंडेशन दिवस है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आरबीआई भी 1 अप्रैल के दिन ही 1935 में बना था। ठीक है, किसकी सिफारिश पे? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर ये बनाया गया था। हिल्टन यंग कमीशन, इसकी सिफारिश पर 1935 में 1 अप्रैल के दिन आरबीआई बनाया गया था। 1 अप्रैल को ही देश के नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। हमारा जो देश का फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो एक नया फाइनेंशियल ईयर लग गया है और जो बहुत सारी चीज़ें जो बजट में नई मेंशन की गई थी, नए अधिनियम थे, वो 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। और उसी में से एक इम्पॉर्टेंट है जिसे आज हम देखेंगे भी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, तो जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम हैं वो भी आज से लागू हो चुके हैं। तो देखेंगे कि क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, इसी के साथ 1 अप्रैल से एक सप्ताह भी मनाया जाएगा, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, या अंधत्व निवारण सप्ताह। इस कोई भी सप्ताह मनाने का क्या उद्देश्य होता है कि उस विषय के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, तो आज हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ठीक, इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कब मनाया जाता है। ठीक, तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में ये मनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि जो हमारी आई हेल्थ है ना, आंखों के स्वास्थ्य के बारे में, ग्लूकोमिया के बारे में। ग्लूकोमा क्या होता है? जिसे आम भाषा में काला मोतिया कहते हैं। ठीक है, कैटरेक्ट्स जिसे मोतिया बिंद कहते हैं। ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, इस ऐसी बीमारियां जिससे आंखों में कुछ तकलीफ होती है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देना। क्योंकि जैसे ग्लूकोमा है ना, ग्लूकोमा का अगर जो ग्लूकोमा होता है, काला मोतिया होता है, एक तो उसका आपको पता नहीं चलता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई पहले से सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे, बहुत लास्ट स्टेज में जाके पता चलता है। तो अगर लोग थोड़े से भी अवेयर हैं तो उसे रोका जा सकता है इनिशियल स्टेज में। ठीक, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जो दृष्टि है वो बचाई जा सकती है थोड़ी सी जागरूकता से। ठीक, तो ग्लूकोमा से बचा जा सकता है। इस साल की थीम भी ग्लूकोमा पे बेस्ड है, यूनाइटिंग फॉर अ ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड। ठीक, तो एक ग्लूकोमा मुक्त विश्व के लिए एकजुट होना, ये इसकी थीम है। और अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इस पे ये जोर देता है ताकि जो दृष्टि है उसका लॉस होने से पहले ही हम उसे बचा सकें। ठीक, ये सब मैंने आपको बता ही दिया कि जो ग्लूकोमा है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जो लक्षण हैं वो पता नहीं चलते। ठीक है, तो इसे कहा जाता है साइलेंट थीफ। ठीक, कि दृष्टि का शिकार करने वाला चुप चोर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो एक तो यही पूछ लिया जाएगा कि कौन सा सप्ताह है वो, है ना, तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल। ठीक, दूसरा थीम क्या है? तो थीम है यूनाइटिंग फॉर अ ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको।
नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। जैसा कि मैंने आपको बताया 1 अप्रैल से आज से ये लागू हो गए हैं। 27 जनवरी को ये नोटिफाई हुए थे, अधिसूचित हुए थे, मतलब हमारे जो गैजेट ऑफ इंडिया है उसमें प्रकाशित हुए थे और अब 1 अप्रैल से ये लागू हो गए हैं। ठीक है, तो क्या क्या इसमें चेंज हुआ है हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुई है इसमें, है ना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये चीज़ें क्या है ना, एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले है कि देखिए कचरे का सेग्रीगेशन या पृथक्करण। तो पृथक्करण या सेग्रीगेशन क्या होता है, तो आपने देखा होगा जब नगर पालिका वाले कचरा कलेक्ट करने आते हैं, नगर निगम वाले, तो आपने देखा कि उनकी जो कचरे की गाड़ी होती है उसमें अभी तक 2 बॉक्सेस होते थे, है ना, वेट एंड ड्राई। ठीक है, जो वेट वाला है वो ब्लू से होता था, ड्राई वाला ग्रीन से। ठीक है, तो सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग जो बॉक्सेस हैं उनमें डाला जाता था। लेकिन अब इसकी 4 कैटेगरीज बना दी हैं। ठीक है, अब वेट एंड ड्राई जो बाइनरी था, जो द्वि आधार पर वर्गीकरण था, अब उसे 4 स्तरीय वर्गीकरण कर दिया है, जिसमें पहला है वेट वेस्ट, जो गीला कचरा होता है, जो किचन का वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, जो जैविक रूप से अपघटनीय कार्बनिक कचरा है उसे हम बोलते हैं वेट वेस्ट। ठीक है, गीला कचरा वो आसानी से कंपोस्ट किया जा सकता है ना, खाद बनाई जा सकती है उसकी। ठीक है, तो उस कचरे को अलग उसमें डालना है। फिर आता है ड्राई वेस्ट, सूखा कचरा। सूखा कचरे में क्या होता है, जो चीजें रिसाइकिल हो सकती हैं, जैसे प्लास्टिक, पेपर, मेटल, ग्लास, जो भी चीजें ऐसी हैं जो रिसाइकिल हो सकती हैं, उन्हें ड्राई वेस्ट वाले जो ग्रीन डिब्बा होगा उसमें डालना होगा। और ये जो ड्राई वेस्ट कलेक्ट करेगी सरकार या जो नगर पालिका है, नगर निगम है, वो इसे सीधे कहाँ भेजेंगे, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज में। ठीक है, ताकि इनकी रिकवरी हो सके। ठीक, जो भी जहाँ से भी रिसाइकिल करा जा सकता है कोई भी मटेरियल या कोई भी मेटल, तो उसको उस फैसिलिटी में भेजा जाएगा कि जिससे उस मटेरियल को रिकवरी किया जा सके। फिर है सैनिटरी वेस्ट, जैसे डाइपर्स होते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना है, एक तो अच्छे से इन्हें रैप किया जाना है और इन्हें जो है जो कलेक्टर है, कचरा कलेक्टर, वो इन्हें अलग से स्टोर करेंगे। ठीक है, और फिर इनका निपटान किया जाएगा। फिर आता है चौथा स्पेशल केयर वेस्ट या विशेष देखभाल वाला कचरा, जिसमें ऐसा कुछ हो सकता है जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं, पेंट के डिब्बे हैं, बल्ब्स हैं, बैटरीज हैं। ठीक है, तो जो आसानी से जिनका निपटान नहीं किया जा सकता, ठीक, तो उनका निपटान करने के लिए वो किसी विशेष ऑथराइज्ड एजेंसी को ही दिए जाएंगे और या डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर्स में ही दिए जाएंगे और वो फिर उनको ठिकाने लगाएंगे। ठीक है, उस कचरे को। ठीक, इसके अलावा और क्या प्रावधान है इसमें, बल्क वेस्ट जनरेटर्स की बात की गई है। ऐसे कुछ संस्थाएं हैं, ऐसे कुछ सोसाइटीज हैं जो बहुत बड़ी तादाद में थोक में कचरा जो है उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो उन्हें अब कहा गया है कि उन पर भी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाली जाएगी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये बल्क वेस्ट जनरेटर कौन कौन होंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एंटिटी, कोई भी ऐसी संस्था जिसका फ्लोर एरिया जो है 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो जो भी 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा क्षेत्र में विद्यमान है, जिसका क्षेत्रफल, वो इसमें आएंगे। जहाँ पे पानी की खपत 40,000 लीटर प्रतिदिन है और जहाँ पे कचरा तकरीबन 100 किलो होता है प्रतिदिन का, वो सब का क्या आएंगी, बल्क वेस्ट जनरेटर आएंगी। और अब उन्हें कहा गया है कि जो गीला कचरा है, ठीक है, जैसे जो कंपोस्ट वाला कचरा है, उसे उन्हें ऑन साइट ही प्रोसेस करना होगा, वहीं पे, है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं और, जैसे जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, अब उन्हें जो वो गीला कचरा एकत्र कर रही हैं, उन्हें सोसाइटी के भीतर ही उसको प्रोसेस करना होगा। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करना चाहती हैं, है ना, तो उन्हें एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट लेना होगा, EDWGR सर्टिफिकेट, और फिर उसको किसी ऑथराइज्ड फैसिलिटी में खुद से भेजना होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई भी रेसिडेंशियल सोसाइटी हो, कोई ऐसी गवर्नमेंट बिल्डिंग हो सकती है, यूनिवर्सिटीज़, जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना, जो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में हैं,
40,000 लीटर से ज़्यादा वाटर यूज़ करती हैं डेली और 100 किलो से ज़्यादा कचरा उत्पादित कर रही हैं। तो उन सबको अपने यहाँ पर वेट कचरे को, गीले कचरे को प्रोसेस करने के लिए अरेंजमेंट करना होगा। ठीक है, इसके बाद है कि एक डिजिटल ट्रैकिंग होगी। डिजिटल ट्रैकिंग मीन्स कि जो भी पूरे कचरा जनरेट हुआ है, फिर कौन उसको लेके गया है, अब जो लेके गया उसने प्रोसेस किया है नहीं किया है, निपटान हुआ है या नहीं, वो सारा एक पोर्टल पे, एक रियल टाइम पोर्टल जो बताएगा आपका कचरा। जैसे होता है ना, जोमेटो की डिलीवरी आती है या अमेजोन से आप कुछ मंगाएं तो वो बताता रहता है कि अब कहाँ तक पहुँचा। तो ऐसे ही एक पोर्टल है, वो बताएगा, वो कचरे को ट्रैक करेगा, है ना, कि यहाँ से निकला है, इस फैसिलिटी पे पहुँच गया, अब इस स्थिति में उसका स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीज़ें वो बताने वाला है। ठीक है, इसके बाद है कि पेनल्टी रखी गई है। ठीक है, अगर कोई इनका पालन नहीं करता है, ठीक, पोर्टल पे रजिस्टर नहीं करता है, गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता है, गलत स्थिति बता देता है, तो या फिर जो है ये जो कचरा है उसे सेग्रीगेटेड नहीं भेजता है ना, उसे पृथक अलग अलग करके नहीं भेजता, मिक्स करके भेज देता है, तो फाइन लगेगा। ठीक है, और ज़्यादा फाइन लगेगा। ठीक है, ज़्यादा शुल्क लगाया जाएगा। अब कहा है, एक टारगेट है कि 0 लैंडफिल्स, कि ये जो लैंडफिल्स आपने देखा होगा कि कचरे के पहाड़ बन जाते हैं। आप दिल्ली में देखिए कि कैसे कचरे के पहाड़ बने हुए हैं। ठीक है, तो जो नए लोग हैं ना, जो दिल्ली में आते हैं, वो तो कई बार समझ ही नहीं पाते कि ये कचरे का पहाड़ है ना। तो इतने बड़े बड़े पहाड़ जो लैंडफिल्स हैं वो जमा हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अब जो है ना, ऐसा नहीं है कि सारा कचरा आपने आके लैंडफिल में भर दिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं चलेगा। जिस कचरे की कंपोस्ट बन सकती है, खाद बन सकती है, उसे खाद बनाने में यूज कर लो। ठीक है, जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है उसको रिसाइकिल कर लो। बचे कुछ ऐसे भी जो मेटल निकाली जा सकती है उनसे मेटल निकाल लो। ठीक है, उसके बाद अभी हम देखेंगे एक तरह का फ्यूल बनाया जा रहा है ना, वो बना लो। और जो ऐसा अब बचा है कि ना तो अब उसे रिसाइकिल किया जा सकता, ना एनर्जी बनाई जा सकती, और अब उसका कुछ नहीं हो सकता है ना, तो ऐसा ही कचरा जो है वो लैंडफिल में रखेंगे आप। ठीक है, तो अब ये उद्देश्य है कि लैंडफिल नहीं होगी, और जो पुराना कचरा, जो लेगेसी है ना, जो जमा हो गया है सालों से, ठीक, उसका भाई एक प्लान बनाओ कि कब तक उसको निपटान किया जाएगा, और वो प्लान 31 अक्टूबर तक तैयार करो, और फिर उसको एक टाइम बाउंड मैनर में खत्म करो, है ना। कब तक हम इतना जो पिछला कचरा है उसको लेके बैठे रहेंगे। ठीक है, तो ये कहा है सरकार ने। इसके बाद एक रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, ठीक है, इसकी बात हो रही है, और कहा है कि जो एनर्जी प्लांट हैं, जैसे सीमेंट प्लांट है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, वो जो फ्यूल यूज कर रहे हैं वो रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल यूज करें। जो अभी 5% करते हो तो उसको बढ़ा के 15% कर दो। ठीक है, तो क्या होता है ये रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल? ठीक है, तो हाई कैलोरीफिक फ्यूल है, जो हाई कैलोरी वाला फ्यूल है, अच्छा ईंधन माना जाता है। तो जो ऐसी चीजें हैं ना कि अब रिसाइकल नहीं हो सकती, तो उनको क्या करेंगे, जो ऐसा म्यूनिसिपल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, किसी भी तरह का वेस्ट है, ठीक, उसको पहले ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाएगा, फिर उस पर कोटिंग की जाती है, फिर तोड़ा जाता है, और बहुत छोटे छोटे पैलेट्स बना दिए जाते हैं, ईंधन बना दिया जाता है। ठीक है, सुखाकर तैयार करके बढ़िया, और उस ईंधन को जलाया जा सकता है। ठीक, तो जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, पावर प्लांट्स हैं, स्टील फर्नेस है, वहां पे उस ईंधन को जला के फिर ऊर्जा बना लो। ठीक है, तो अब जो कचरा, ठीक है, जिससे कुछ मिल पा रहा है वो बनाओ, नहीं मिल पा रहा है तो उसके पैलेट्स बनाओ और उसको जला के खत्म करो। ठीक है, तो ये है रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। ठीक, हिली एरियाज के लिए स्पेशल प्रोविजन है। उसमें कहा गया है कि जो हिली एरियाज या आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं या द्वीप हैं, उनमें टूरिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा होती है, टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो कचरा भी ज़्यादा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप ना टूरिस्ट पे टैक्स लगा दो। ठीक है, टैक्स नहीं कहना चाहिए, स्पेशल लेवी या फीस कह सकते हैं, फीस लगा दो, और ताकि उन जगहों पर भी कचरे का प्रबंधन किया जा सके। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में क्या है, अब आपने ये सब काम तो कर दिया, लेकिन ये देखेगा कौन, है ना। आप तो जानते हैं अगर निगरानी ना हो तो जनता जो है ठीक से काम नहीं करेगी।
तो एक स्टेट लेवल पे कमेटी बनाई जाएगी, किसकी अध्यक्षता में? चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जो राज्य स्तर के मुख्य सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में, और वो देखेगी कि ये जो सारे नियम हैं ये लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम है उसमें एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या मतलब, उसका क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो पहला उद्देश्य तो ये है, मतलब पहला ऑप्शन ये है कि कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी अब शहरी स्थानीय निकायों से हटाकर उद्योगों पर कर दी गई है। तो ऐसा तो नहीं है ना, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। ठीक है, दूसरा है जो बड़े उत्पादक हैं कचरे के, उनके परिसर में ही प्रसंस्करण सुनिश्चित हो कि ऑन साइट ही प्रोसेसिंग हो जाए। तो बताया है, जैसे कि बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज हैं, तो अपने यहाँ का कचरा अपने यहाँ ही प्रोसेस करो। तो आंसर क्या बनेगा? बी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल क्या है ना? तो जो फ्यूल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बनता है, क्या ये वो है? नहीं। जो फ्यूल लिक्विड इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनता है? नहीं। जो नॉन रिसाइकेबल वेस्ट से बनता है ना, जिसको अब पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है ना, अब उसे किसी और में चेंज नहीं किया जा सकता, तो उससे बनेगा। तो उसे क्या कहते हैं? हाई कैलोरीफिक फ्यूल। ठीक है, या रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल। ठीक, तो आंसर बनेगा इसका सी। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक रूलिंग आई है, समझते हैं क्या है। उससे पहले एक केस समझ लेते हैं। एक केस है कि एक वृद्ध माता पिता होते हैं, कोर्ट में पहुंचते हैं और उनका एक पुत्र होता है, उसकी मृत्यु हो गई होती है कुछ समय पहले। ठीक है, और पुत्र जो है वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल था, और जो उनकी बहू होती है, डॉटर इन लॉ होती है, वो भी यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। तो जो माता पिता थे वो पूरी तरह से अपने पुत्र पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, अपने भरण पोषण के लिए, लेकिन अब पुत्र तो रहा नहीं। तो अब वो कहते हैं कि अब उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उनकी बहू उठाए। ठीक है, इस बात को लेके वो कहाँ जाते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक, तो केस का नाम है राकेश कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। ठीक है, तो उसमें जो हाई कोर्ट है वो कहता है, देखो आप जो कह रहे हैं कि हाँ बहू को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, वो एकदम सही है, लेकिन नैतिक रूप से, है ना। अगर हम कानूनी रूप से बात करें तो कानूनी रूप से बहू इस बात के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, क्यों बाध्य नहीं है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। ठीक, उन्होंने कहा ये जो भरण पोषण का अधिकार है ना, ये किसी तरह का मूल अधिकार नहीं है, ये कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, कानूनी अधिकार मीन्स किसी कानून से बना है ना। आपको भरण पोषण का अधिकार जो है वो किसी कानून के द्वारा दिया गया है। तो अब सवाल उठता है वो कौन सा कानून है? तो सीआरपीसी जो है हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसकी सेक्शन 125 के तहत जो पेरेंट्स को, मतलब कुछ लोगों को, अभी देखेंगे कि किस किस को है ये भरण पोषण का अधिकार, तो कुछ लोगों को ये अधिकार है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि सीआरपीसी चेंज हो गई है ना। हमने जो कॉलोनियल लॉज थे, कॉलोनियल कानून थे, उपनिवेशिक कानून, उनको हटाया है और उसकी जगह पे क्या लेके आए हैं? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो सीआरपीसी की जगह पे क्या लेके आए हैं? बीएनएसएस। ठीक, तो बीएनएसएस की धारा कौन सी है? सेक्शन 144। ठीक है, तो पहला जो कानून था उसकी धारा 125 के तहत, अब जो नया चेंज होके कानून बना है उसकी धारा 144 के तहत ये क्या है? एक वैधानिक अधिकार है ना, स्टैट्यूटरी राइट है, कानूनी अधिकार है। ठीक, ये कोई ऐसे सामान्य अधिकार नहीं है ना, जो सभी लोगों को मिलेगा। तो अब ये किसे मिलेगा? जो उनको मिलेगा जिसको इस कानून ने कहा है कि ये मिलना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि कानून ने क्या कहा है? तो कानून ने एक लिस्ट दी है ना। तो सेक्शन जो 144 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, उसने एक लिस्ट दी है कि किस किस को मिलेगा भरण पोषण का अधिकार, मेंटेनेंस का अधिकार। पत्नी को मिलेगा, ठीक है, वाइफ को, या फिर बच्चों को मिलेगा। बच्चे लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट कोई से भी हो सकते हैं, तो दोनों तरह के बच्चों को यह अधिकार मिलेगा।
कि उनका भरण पोषण किया जाए। फिर माता को मिलेगा और पिता को मिलेगा, मतलब पेरेंट्स को मिलेगा। तो सरकार जो कोर्ट है उसका कहना है इसमें पेरेंट इन लॉ शामिल नहीं है ना, जैसे कि फादर इन लॉ या मदर इन लॉ वो इसमें शामिल नहीं है। माता पिता शामिल हैं लेकिन सास ससुर शामिल नहीं है। तो जो बहू है वो इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वो उनका भरण पोषण करे। ठीक है, हाँ नैतिक रूप से उसे करना चाहिए। ठीक है, जो भारत की एक संस्कृति है, भारत का जो एक संस्कार है, उसके अनुसार बहू को अपने सास ससुर का पालन पोषण करना चाहिए। लेकिन कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो हम उस पर ऐसा दायित्व नहीं थोप सकते। ठीक है, तो ये कहा किसने? कोर्ट ने। ठीक है, इसके साथ ही अगर हमें इसे जैसे कि कोर्ट है, हमारी जो कोर्ट है वो किससे चलती है? कानून के दायरे से, है ना। जो कानून में लिखा है वो बस उतना ही बता सकती है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं लेटर ऑफ लॉ। ठीक है, लेटर ऑफ लॉ में के अनुसार उसने कार्य किया और कहा कि अब अगर सास ससुर को भी अधिकार दिलाना है तो किसे काम करना होगा? ये जो सूची है ना, इसको संशोधित करना होगा। ठीक है, और इसको संशोधित कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है, विधायिका कर सकती है। ठीक है, ये जो है ये कार्य करना कोर्ट का कार्य नहीं है। कोर्ट तो बस जो लिखा है उसकी व्याख्या कर सकता है, उसके अनुसार जजमेंट दे सकता है। ठीक, तो कोर्ट ने मना कर दिया कि हम बहू पर ऐसा दायित्व नहीं सौंप सकते, क्योंकि सीधे सीधे जो कानून है ना, वो इस बात को मना करता है, मतलब उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, और साथ ही में ये भी बात कही कि जैसे जो बहू है वो भी कांस्टेबल है और उनका बेटा भी कांस्टेबल था, तो लेकिन ऐसा कहीं भी स्पष्ट नहीं हुआ कि बहू की नौकरी अनुकंपा पे आधारित थी। अनुकंपा पे आधारित नौकरी क्या होती है कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई है तो जो पति की जो नौकरी है वो उसकी पत्नी को दे दी जाए। ठीक है, तो ऐसी अगर ऐसी स्थिति होती तो हो सकता है कि कोर्ट कुछ तरीके निकालती, लेकिन ये नहीं पाया गया कि उसे कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी मिली थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने उन्हें कानूनी मदद देने से मना कर दिया है। ठीक है, हालांकि कोर्ट ने कहा कि जो बुजुर्ग याचिकाकर्ता हैं तो भावनात्मक रूप से या सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार वो कोर्ट उनके साथ सहानुभूति रखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि जो कानून है उसका पालन ना किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो BNSS है उसकी सेक्शन 144 के तहत किन लोगों को भरण पोषण का दावा करने का अधिकार है? तो पत्नी को है, हाँ है, चिल्ड्रंस को भी है, पेरेंट्स को, पेरेंट इन लॉ को, तो पेरेंट इन लॉ को नहीं है। ठीक है, तो चिल्ड्रन को है, पेरेंट्स को है और वाइफ को है। तो 1, 2 और 3 आंसर बनेगा A। ठीक है, नेक्स्ट एक अभ्यास, एक एक्सरसाइज द्वीप शक्ति। ठीक है, तो द्वीप शक्ति अभ्यास है जो भारत की सेनाएं हैं उन्होंने इसे किया। ट्राई सर्विस मिलिट्री ड्रिल है, मतलब कि तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया। ठीक, 24 मार्च से शुरू हुई थी, 28 मार्च तक चली है। ठीक है, और जो हमारी अंडमान निकोबार कमान है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये आयोजित हुई। जो अंडमान निकोबार कमान है वो देश की एकमात्र थिएटर कमान है। थिएटर कमान क्या होती है कि देखिए जो ये तीनों सेनाएं हैं ना, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है, ये अलग अलग अपने अपने डोमेन में कार्य करती हैं। ठीक, लेकिन थिएटर कमान में ये तीनों साथ में मिलकर एक समन्वयित सहयोग के द्वारा कार्य करती हैं। ठीक है, तीनों साथ में मिलकर एक कमान के रूप में काम करेंगी। ठीक, तो ऐसी एकमात्र कमान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, जहाँ तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। ठीक है, और द्वीप शक्ति वहाँ पे आयोजित हुआ और यही कारण है कि तीनों सेवाओं ने इसमें भाग लिया। ठीक है, क्या किया इसमें, किस तरह की चीज़ों का अभ्यास किया गया? तो एम्फिबियस जो असॉल्ट्स हैं, मतलब उभयचर हमले हैं। उभयचर हमले मतलब समुद्र से भूमि की ओर, भूमि से समुद्र की ओर जो हमले होते हैं उन्हें कहते हैं एम्फिबियस या उभयचर हमले। ठीक है, तो उसमें कैसे जो दुश्मन की, मानो दुश्मन गोलाबारी कर रहा है तो कैसे जो नौसेना के जहाज़ों से जो सैनिक हैं उनको तटों तक पहुंचाया जाएगा या तटों से जहाज़ों तक पहुंचाया जाएगा।
ठीक है, तो इसका अभ्यास किया गया। ठीक, मैरीटाइम डोमिनेंस देखा, क्या अभ्यास किया गया, जैसे जो मलक्का स्ट्रेट है, ठीक, तो मलक्का स्ट्रेट पर हम कैसे कंट्रोल पा सकते हैं, है ना, कि कभी अगर आवश्यकता हो तो हम कैसे जो चॉक पॉइंट्स हैं उनको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैसे लैंडिंग की जा सकती है समुद्र तट पे, है ना, कॉम्प्लेक्स लैंडिंग कैसे की जा सकती है। जो नई जनरेशन के हथियार हैं जैसे स्वार्मिंग ड्रोन्स, तो उनको कैसे यूज किया जा सकता है। स्वार्मिंग ड्रोन्स क्या होते हैं कि एक साथ बहुत सारे जो ड्रोन हैं उनको उनके द्वारा अटैक कर देना। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो दुश्मन का रडार सिस्टम है ना, वो कुछ को तो डिटेक्ट कर पाएगा लेकिन सारों को तो नहीं रोक पाएगा, है ना। तो हम अगर बहुत सारे एक साथ अटैक कर देते हैं, स्वार्मिंग कर देते हैं, ठीक है, एक झुंड में अटैक करते हैं, तो उससे क्या होता है कि दुश्मन के पास बचने का समय और उसकी बचने की शक्ति, कैपेबिलिटी कम होती है। ठीक, तो उसका अभ्यास करना, तो इस तरह के काफी सारे अभ्यास यहाँ पे किए गए। क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो अभ्यास द्वीप शक्ति है वो किस तरह का अभ्यास है, तो एक त्रिसेवा अभ्यास है, ट्राई सर्विस अभ्यास है। ठीक है, अंडमान निकोबार कैसी कमान है भारत की, ओल्डेस्ट कमान है नहीं, ओनली थिएटर कमांड है ना, एकमात्र थिएटर कमांड है भारत की। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट है ईरान की तरफ से खबरें आ रही हैं। वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है, भारत में इसके इम्पैक्ट देखने को मिल गए हैं। ठीक है, गैस की तंगी हो गई है, एलपीजी गैस की तंगी हो गई है, महंगाई में भी वृद्धि हो रही है समय के साथ साथ, और जो रुपया है वो गिरता चला जा रहा है, और अब एक नया संकट उत्पन्न हुआ है इंटरनेट केबल्स पे। ठीक है, इंटरनेट केबल पे क्या संकट उत्पन्न हुआ है इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों का मानना है ना कि जो इंटरनेट है वो सैटेलाइट के थ्रू दिया जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इंटरनेट किस तरह दिया जाता है हम इसे समझते हैं। ये देखिए, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती है ना, तो पूरे विश्व में इस तरह की ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछी हुई हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा एक झुंड है ना ऑप्टिकल फाइबर का। तो जो विश्व का 97% डेटा ट्रांसफर इंटरनेट सेवाएं है ना, वो इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू हो रही हैं, ना कि किसी सैटेलाइट के थ्रू। ठीक, और ये जो बड़ी बड़ी फाइबर्स हैं, या जो ऐसे कह सकते हैं पाइप्स हैं, है ना, जिनमें डेटा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पाइप्स हैं या ये जो फाइबर केबल्स हैं, ये कहाँ बिछी हुई हैं, ये बिछी हुई हैं समुद्र के नीचे। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है ना, अमेरिका भी शामिल है उसमें, और दोनों देश एक दूसरे पे क्या गिरा रहे हैं, मिसाइलें गिरा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में ईरान ने धमकी दी है कि अगर ईरान पे अटैक किया जाता है तो वो क्या करेगा, इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, है ना। ये जो फाइबर केबल्स हैं, मरीन फाइबर केबल्स हैं, सबमरीन फाइबर केबल्स, उनको ब्रेक कर देगा, उन्हें क्षति पहुंचाएगा, और इससे क्या होगा, पूरे विश्व में एक इंटरनेट का संकट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अगर ईरान जानबूझ के ये ऐसा नहीं भी करता है तो भी इन पर संकट है, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में जैसे कि जो मिसाइल हमले हो रहे हैं, है ना, तरह तरह के हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर, तो ऐसे में बहुत चांसेस हैं कि जो नीचे बिछी हुई केबल्स हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक शिप के जाने से ही कोई किसी शिप के द्वारा ही भी ये क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जैसे 2025 में देखा गया था। ठीक है, तो एक शिप वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, उसके गुजरने से वहाँ पे कुछ फाइबर केबल्स को नुकसान पहुंचा। ठीक है, तो जिसके द्वारा जो भारत है उस पर भी उसका इम्पैक्ट हुआ। ठीक, और कुछ समय के बाद वो चीजें ठीक कराई गई। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है, ईरान ने धमकाया है कि अगर खाड़ी देशों ने अमेरिका की मदद की, ठीक, और इसी तरह के अमेरिकी हमले होते रहे हैं, तो फिर वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पे सी माइंस बिछा देगा। ठीक है, मतलब बारूद बिछाएगा, और फिर क्या होगा, ये जो फाइबर केबल्स हैं इनको तबाह करेगा। ठीक है, और यही वजह है कि बहुत सारे जो केबल रिपेयर शिप्स हैं, है ना, जो जाके केबल को रिपेयर करते थे, उन्होंने मना कर दिया है कि भाई हम इतने रिस्क जोन में जाके
जाके इन्हें ठीक नहीं करेंगे। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो संकट था ही, तो अभी हमने कल या परसों में बात की है कि जो बाबल मांडव है वहाँ पे भी हाउदी रिबेलियन ने अटैक कर दिया है ना। तो वो जो हाउदीज हैं जिन्हें ईरान का सपोर्ट है, तो उन्होंने दूसरे एक नए पॉइंट पे अटैक किया है, बाबल मांडव पे, ठीक है, रेड सी पे। तो रेड सी वाली जो केबल्स हैं वो भी अब खतरे में आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी 17 मेजर केबल्स पास होती हैं, ठीक। जो पूरे विश्व का इंटरनेट है वो सबमरीन फाइबर ऑप्टिक्स केबल पे ही डिपेंडेंट है। 95 से 97% जो डेटा है, इंटरनेशनल डेटा, वो इन्हीं केबल्स से प्रवाहित होता है, ठीक है। और रेड सी में भी 17 से 20 बड़ी केबल्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी केबल्स हैं। और अगर ऐसा होता है कि इन्हें क्षति पहुंचाई जाती है तो पूरे विश्व पे इसका प्रभाव दिखेगा। सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे दिखेगा? जो अरब कंट्री हैं उन पे, और जो साउथ एशिया के कंट्री हैं जिनमें से एक भारत भी है, ठीक है। जैसे जो अरब देश है उनकी बात करें तो जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है उन्होंने, है ना, AI हब्स बनाए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन ने, तो वो सब इंटरनेट पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर इंटरनेट ठीक से नहीं उन तक पहुंच पाता तो उन सबको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल ब्लैकआउट की भी स्थिति बनेगी। आप देख रहे हैं कि जो भी बड़े आजकल जो लेन देन होते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा होते हैं? वो इंटरनेट के द्वारा ही होते हैं। यहाँ पे जो स्विफ्ट सिस्टम है, इंटरनेशनल बैंकिंग सेटलमेंट, वो भी इंटरनेट बेस्ड है, ठीक। तो ये इन पे भी जो व्यापार है ना, वित्त है, फाइनेंस है, उस मार्केट पर भी इसका असर पड़ेगा, ठीक है। और ये कोई महज घंटों की बात नहीं है कि कुछ घंटों के लिए, जैसे कि 2025 में हुआ था कि वो ठीक खराब हुई और फिर कुछ दिनों के भीतर उसे ठीक किया गया। लेकिन यहाँ पे तो युद्ध चल रहा है और हमने देखा कि बहुत सारे जो जो ऑप्टिकल केबल रिपेयरिंग शिप्स हैं, उन्होंने वहाँ जाने से, रिपेयर करने से मना कर दिया कि उनकी जान को खतरा है, ठीक है। तो ऐसे में अगर इसको नुकसान पहुंचता है तो महीनों लग सकते हैं इस इंटरनेट की बहाली में, ठीक है। तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत का भी जो 60% ट्रैफिक है, इंटरनेट ट्रैफिक, वो इसी रास्ते से आता है, ठीक। अगर ये यहाँ पे केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो भारत को क्या होगा? रीरूटिंग करनी पड़ेगी कि दूसरे केबल्स का सहारा लेना पड़ेगा इंटरनेट के फ्लो को सुनिश्चित करने के लिए। और ऐसे में स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, लैग बढ़ जाएगा, लेटेंसी बढ़ जाएगी, और जो हमारे पेमेंट सिस्टम है और जो भी मतलब पूरा IT मार्केट है, जो भी चीज़ें इंटरनेट पे डिपेंडेंट हैं, वो सब प्रभावित हो सकती हैं, ठीक है। तो एक LPG संकट के बाद अब एक बड़ा खतरा आता हुआ दिख रहा है, ठीक। और बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं जैसे एयरटेल, टाटा, इन्होंने जो पूर्वी मार्ग जो चेन्नई से सिंगापुर के रास्ते जाता है ना, मतलब रीरूटिंग कि अब एक तरीका तो देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये है ना इंडिया, तो एक जो ये इसको कनेक्ट कर रहा है वो इस रास्ते के थ्रू, ठीक है। दूसरा ये ईस्ट में है ना, एक ही ईस्ट में जाता है, ठीक। तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अब ईस्ट में अपना ईस्ट में क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, है ना, जो पूर्वी क्षेत्र है जो सिंगापुर के थ्रू जाएगा, ठीक, क्योंकि वेस्ट पर क्या है, एक संकट आ रहा है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो समुद्र के नीचे फाइबर केबल्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स है, वो वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक का करीब कितना प्रतिशत वहन करता है? तो आंसर है 95 से 97%, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, एक और नई खबर है इसी से संबंधित कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, वहां पे ईरान लगा रहा है टोल, ठीक है, हॉर्मुज टोल लगा रहा है। ईरान का जो संसदीय कमीशन है, कमीशन, उसने इसकी मंजूरी दे दी है कि हाँ ठीक है, टोल लगा दिया जाए। और यहाँ से तकरीबन जो पूरे विश्व का क्रूड ऑयल है और LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तकरीबन 20% LNG और 20% क्रूड ऑयल यहाँ से पास होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे में जो ईरान है वो टोल लगा देता है तो ईरान का जो वित्तीय संकट एक क्रिएट हुआ है सैंक्शंस की वजह से, है ना, तो उससे उसे भरपाई मिल सकती है। तो यहाँ पे समझते हैं ईरान ने क्या कहा है। ईरान ने कहा, देखो भाई, सिंपल सी बात है ना, ये है उसकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक। एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक। अगर आपकी शिप को इसको पास करना है तो हमें पैसा दो, ठीक,
और ये शिप ने अगर पैसा नहीं दोगे तो भाई अटैक कर देंगे, मिसाइल गिरा देंगे। ठीक, तो अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हो, यहाँ से एक सुरक्षित पैसेज चाहते हो, तो आपको क्या देना होगा, एक पारगमन शुल्क देना होगा, एक ट्रांजिट फीस देनी होगी, और वो भी ईरानियन रियाल में देनी होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि डॉलर थमा दिए। ठीक, तो रियाल में भुगतान करना होगा। ये क्यों कर रहा है ना, रियाल कहाँ से आएगा उन लोगों के पास, जब ट्रेड होगा। ठीक, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा रखे हैं लोगों ने, देशों ने ईरान के ऊपर, उनको बाईपास करने के लिए ईरान ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो इसको, और हाँ उसने कहा भाई देखो बाकी जो हैं उनका तो उनके जहाज़ों को तो हम मंजूरी देंगे, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट के जहाज़ हैं, अमेरिका के जहाज़ हैं, या जायनिस्ट रिजाइम के हैं, है ना, जो इजराइल के जहाज़ हैं, भाई वो उनके लिए ये सुविधा नहीं है ना। वो पैसे भी देंगे तब भी उन्हें नहीं जाने देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई देश ऐसा है जो ईरान के विरुद्ध में एक तरफा प्रतिबंध लगा रहा है, तो उनके जहाज़ों को भी नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो मतलब जो फ्रेंडली नेशंस हैं या न्यूट्रल नेशंस हैं, वो अपने जहाज़ों को लेके जा रहे हैं, जैसे कि भारत, तो भाई टैक्स दो, फिर वो कुछ नहीं कहेंगे। ठीक, तो इसमें वो ओमान के साथ कॉपरेशन भी करेगा। ठीक है, इसको लागू करने के लिए। ठीक, एंड तो ये था ईरान का टोल लगाने का प्रोग्राम। एंड यूएस का क्या कहना है इस पे, अमेरिका क्या रुख है। भाई अमेरिका ने कहा ये तो इलीगल है, ये नहीं चलने वाला। ठीक, और हम जल्दी से जल्दी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है या जल मध्य है, उस पे अपना जो कब्जा है, नियंत्रण है, वो वापस लेंगे, है ना। और जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, ये उसको बाधित कर रहा है ना। ईरान का जो निर्णय है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मतलब आसानी से हर एक को समुद्र में जाने का अधिकार है ना, वो फ्री है। ठीक, तो जो इनोसेंट पैसेज है कि आराम से लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, अनक्लोज का आर्टिकल 19 इस कहता है इनोसेंट पैसेज को, तो उसको ये बाधित करता है, उसको वायलेट करता है, और इसको जल्दी से जल्दी रोका जाएगा। भारत के लिए क्या संकट है भाई, भारत को तो दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो क्या हो गया, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनियों ने पैसा बढ़ा दिया है, रीरूटिंग की वजह से भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट सिस्टम पे भी जो है संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। और अब एक तीसरी न्यूज़ है कि अब ये अगर टोल टैक्स लगा देगा ऐसा कुछ, तो फिर से चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ठीक, तो भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन आएगा कि जो हॉर्मुज टोल है उसका क्या उद्देश्य है, मैरीटाइम ट्रैफिक को कम करना। अरे नहीं भाई, ये ईरान इस सब के बारे में क्यों सोचेगा ऐसे युद्ध के समय, है ना। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, सेम वही बात, ईरान क्यों सोचेगा पर्यावरण की स्थिरता के बारे में, अभी उसका देश ही संकट में है। ठीक, तो शिप्स को पास होने दो और डॉलर कमा लो, नहीं, उसने स्पष्ट रूप से कहा है ईरानी रियाल में पैसा देना होगा, डॉलर में नहीं। तो ईरानी रियाल की डिमांड को पैदा करना, जिससे लोग व्यापार करें उसके साथ, और इन सैंक्शंस को बाईपास करना। ठीक है, तो आंसर बनेगा डी। यहाँ पर वेस्ट एशिया में संकट चल रहा है, रशिया यूक्रेन भी आपस में लड़ रहे हैं, है ना। ऐसे में चाइना ने भी जो स्टेट ऑफ ताइवान है वहाँ पे एक अपना ड्रोन फ्लीट तैनात कर दिया है, एक बेड़े को तैनात किया है, जिसने ताइवान के लिए थोड़ी सी चिंताएं बढ़ा दी हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट इमेजेस ने स्पष्ट किया कि हाँ, ईरान ने लगभग 200 पुराने ऐसे जो फाइटर जेट्स हैं, ठीक है, उनका एक लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा तैयार करा है। और उनने क्या करा ना, इनको जो ये पहले विमान हुआ करते थे, ठीक है, J6 फाइटर जेट्स, अब उसने उनको ना एक ड्रोन में बदल दिया। मतलब अब वो विमान ही रहेगा लेकिन अनमेन्ड है ना, कोई आदमी नहीं चाहिए, मशीन्स के थ्रू उसको गिरा सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है, शेन्यांग J6 एक ड्रोन हुआ करता था, उसका सुपरसोनिक फाइटर था। ठीक, MiG-19 जो सोवियत का MiG-19 है उसके अनुसार बना हुआ था, उसका डिराइव्ड वर्जन था, और अब उसको उसने ड्रोन में तब्दील कर दिया है।
ठीक है। अब ये हमारे काम का कैसे कैसे हो सकता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया, आपने अगर लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसने विभिन्न जो एयरक्राफ्ट वगैरह चर्चा में थे, है ना, या जो ऐसे मिसाइल सिस्टम चर्चा में थे, वो लिस्ट दे देता है कि एक तरफ मिसाइलें दे दी, एक तरफ देश दे दिए, और पूछ लिया कि कौन सा मिसाइल कौन से देश की है ना। तो ऐसे ही ये ड्रोन दे देगा कि J6 ड्रोन कौन से देश का है, तो J6 है चाइना का, ठीक है। तो एक तो ये काम में आएगा आपके। दूसरा क्या काम में आएगा, ताइवान स्ट्रेट, कहाँ है ये ताइवान स्ट्रेट, ठीक है। मैपिंग, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैपिंग जो है एक दिन में कभी याद नहीं होती। मैपिंग का नियम है कि जब ताइवान स्ट्रेट पढ़ी, नहीं दिमाग में पिक्चर बनी, तो जाके देख लो कि कहाँ पर है, ठीक है। तब तक जाके, जैसे अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तो बन गई होगी माइंड में पिक्चर, है ना। तो अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, तो आपको पता होगा, ठीक है, कि जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ रही है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक। लेकिन मैंने बोला ताइवान स्ट्रेट, तो वहां पे कोई इमेज नहीं बनी। तो अब हमारा क्या ड्यूटी है कि अब हमें उसे देख लेना चाहिए, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा स्ट्रेट ऑफ ताइवान को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये है चाइना, ठीक। चाइना के पास नॉर्थ कोरिया के नीचे साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे तो जापान, ठीक है। तो ये सारे दोस्त साथ में हैं, है ना। दोस्त नहीं है सब आपस में, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नेबर्स हैं बहुत कम ही दोस्त मिलेंगे, ठीक है। तो इन सब की तनातनी रहती है। यहाँ पे एक छोटा सा देश कह सकते हैं ताइवान, पूर्ण रूप से देश नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इसे मान्यता नहीं दी है एज अ देश, ठीक है। चाइना का ही पार्ट माना जाता है, ठीक। अब हम उसकी हिस्ट्री में अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ताइवान और चाइना के बीच में ये जो स्ट्रेट है, ठीक, ये है ताइवान स्ट्रेट, ठीक। ताइवान स्ट्रेट के ऊपर वाला जो सी है उसे कहते हैं ईस्ट चाइना सी, ठीक है। और जो नीचे वाला सी है उसे कहते हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के बारे में बहुत सुना होगा आपने, ठीक। तो साउथ चाइना सी नीचे है और ईस्ट चाइना सी ऊपर है, ताइवान के भी ऊपर है, ठीक है। साउथ चाइना सी कहाँ पे है, साउथ चाइना सी ये जो पूर्वी एशिया वाला इलाका है, दक्षिण पूर्वी एशिया वाला, ठीक है। जो वियतनाम, कंबोडिया है ना, इधर फिलीपींस, इनके बीच जो सी है वो है साउथ चाइना सी, ठीक है। फिलीपींस की दूसरी तरफ जाए तो फिलीपींस सी आ जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट सी यहाँ पे रह गया, एक साउथ कोरिया और चाइना के बीच में जो सी है वो है येलो सी, ठीक है, पीला सागर, ठीक। तो ध्यान रखना है। और जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो सी है उसे कहते हैं सी ऑफ जापान, ठीक। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमने बहुत सारे देशों की लोकेशन देखी, कौन कौन से देश हैं। चाइना के अड़ोसी पड़ोसी देखे, नॉर्थ कोरिया पड़ोसी है, ठीक है, साउथ कोरिया पड़ोसी है, जापान है, ताइवान है, ये सब इसके पड़ोसी हैं, ठीक है। कोरिया वाले पड़ोसियों से कौन सा सागर लगाता है, येलो सी, ठीक है। ताइवान से क्या है, ताइवान स्ट्रेट। जो नीचे के दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनमें कौन सा सागर है, तो साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, ठीक है। जापान के साथ कौन सा सागर है, तो ईस्ट चाइना सी, ठीक। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो फिर से इसे सुनिए, फिर से देखिए और माइंड में एक बार रिवाइज करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तभी क्या होगा ना कि आप इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, माइंड में ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, ठीक। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। 2 ही क्वेश्चन बनने की उम्मीद है मुझे यहाँ से, कि या तो J6 ड्रोन पूछ लेगा कि कौन से देश का है, या ताइवान स्ट्रेट की लोकेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने इसमें दे दिया है कि J6 ड्रोन किस देश से संबंधित है, तो चाइना से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट, ठीक। तो अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट था 30 मार्च को, ठीक है। तो उस दिन यूएन के सेक्रेटरी जनरल्स के एडवाइजरी बोर्ड ऑन जीरो वेस्ट एंड यूएन हैबिटेट और यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन सभी संस्थाओं ने मिलकर एक लिस्ट जारी करी 20 शहरों की, ठीक है, 20 सिटीज टुवर्ड्स द जीरो वेस्ट, कि जो ऐसे 20 सिटी हैं विश्व के, ऐसे 20 शहर हैं जो वेस्ट ही जनरेट नहीं करते। अब वेस्ट जनरेट कौन नहीं करेगा, जिसने जितना कूड़ा जनरेट किया उसे किसी दूसरे काम में ले लिया, है ना। मानो ये कुछ जनरेट किया, इसे इस काम में ले लिया, फिर ये कूड़ा बन गया, इसे दूसरे काम में ले लिया। तो
सर्किल चलता जा रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं। तो जब एक का वेस्ट जो है वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल बन जाए तो उसे हम कहेंगे चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी। ऐसे में क्या होगा कि हम सारा वेस्ट को कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं और कोई वेस्ट नहीं रह जाता, ठीक। तो इसमें क्या उद्देश्य है इस लिस्ट में लोगों को शामिल करने का कि सबसे पहले तो जो शहरी नवाचार है ना, लीडरशिप है, नवाचार है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। और अगर कुछ लोग ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको उनकी चीज़ों को एक्सचेंज किया जाए, बाकी लोग भी उनसे सीखें, ठीक। और दूसरे देशों को भी प्रेरित किया जाए कि देखो इन्हें अवार्ड मिला है, मतलब इनका नाम आप इस लिस्ट में है तो आप भी इसके लिए मेहनत कीजिए, ठीक। और मेन तो है ही कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना है, ठीक। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, हमारा एक वर्कला शहर है, वर्कला, ठीक है, कहाँ का है, केरल का, उसका नाम इन 20 देशों की सूची में शामिल है, ठीक। तो भारत के लिए गर्व की बात है, भारत का एकमात्र शहर है, इवन पूरे एशिया में से केवल 2 ही शहर हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा है, मलेशिया का जॉर्ज टाउन, ठीक। तो केवल ये 2 शहरों को इस सूची में शामिल किया गया है। तो हमारा वर्कला है, तो इसने ऐसा क्या किया है ना, तो एक तो ये जो हमने देखा सोर्स सेग्रीगेशन, ठीक, कि वो कचरे को अलग अलग जो करने का काम है बहुत अच्छे से करते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। सैनिटरी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, जो सैनिटरी वेस्ट है उसके लिए इन्होंने अपने यहाँ ही प्रोसेसिंग प्लांट बना रखा है, ठीक, तो उसको प्रोसेस कर देते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी पे बेस्ड है इनकी अर्थव्यवस्था। तो इन सब कारणों की वजह से क्या है, इन्हें ये इस सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये जो 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट प्रोग्राम है, ये किसके द्वारा रिलीज किया गई है ये लिस्ट, तो यूनेप के द्वारा, है ना, वर्ल्ड बैंक नहीं है, नीति आयोग नहीं है, यूएनडीपी नहीं है। नेक्स्ट है इसमें भारत का कौन सा शहर है, तो वर्कला, ठीक है, हिंदी में वर्कला, तो नाम ध्यान रखना है। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा सनशाइन डबल, ठीक है। सनशाइन डबल क्या होता है, कौन किसने इसे पूरा किया है, इसको देखते हैं। तो एक टेनिस से रिलेटेड है ना, ये आपको पहले बता दूं, टेनिस से रिलेटेड है। जैनिक सिनर हैं, एक प्लेयर हैं, ठीक है, इन्होंने सनशाइन डबल को पूरा किया है, ठीक। हाल ही में इन्होंने मियामी ओपन जीता था और उसकी जीत के साथ ही इन्होंने सनशाइन डबल को पूरा किया। अब ये सनशाइन डबल क्या होता है, ठीक है, तो सनशाइन डबल है कि एक ही सीजन में आपको 2 उपलब्धियां जीतनी है, ठीक है। कौन सी उपलब्धि, मतलब 2 कप जीतने हैं, ऐसा समझ लो, है ना। तो कैलिफोर्निया में एक कंपटीशन हो रहा है इंडियन वेल्स ओपन, आपको उसको जीतना है, और फ्लोरिडा में हो रहा है मियामी ओपन, आपको उसको भी जीतना है। अगर आपने ये दोनों जीत लिए एक ही सीजन में तो फिर आपको क्या कहा जाएगा, सनशाइन डबल, ठीक है। तो 24 साल के इटली के हैं ये जो जैनिक सिनर हैं, ठीक है। और 2017 के बाद पहले प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने ये जीता है। इससे पहले रोजर फेडरर ने 2017 में जीता था, और ऐसे ही 8वें प्लेयर हैं, एक्चुअली टोटल तो 8वें प्लेयर हैं जिन्होंने ये जीता है, ठीक। पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक भी सेट नहीं गिराया, ठीक है, और एक भी सेट गवाया नहीं, और दोनों टूर्नामेंट बहुत अच्छी शानदार जीत दिखाई है इन्होंने यहाँ पर। तो नाम ध्यान रखना है, ओके, सिनर का नाम ध्यान रखना है, किस खेल से संबंधित है ये ध्यान रखना है, सनशाइन डबल क्या है ये ध्यान रखना है, ठीक है। सनशाइन डबल डिफिकल्ट क्यों है ना, क्यों इसको इतना महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि देखो जो इंडियन वेल्स वाला गेम है ना, वो एक रेतीले और गर्म वातावरण में खेला जाता है, ठीक है, और वही जो मियामी है वो एक चिकने कोर्ट पे खेला जाता है और आर्द्रता भरे वातावरण में, ठीक है। तो एक एकदम ड्राई वातावरण में, गर्म वातावरण में, एक आर्द्रता वाले वातावरण में, और बहुत कम समय में ये तो सब मैच होते हैं, 4 सप्ताह के भीतर ये मैच हो जाएंगे, 12 मैच होंगे टोटल, और सभी जीतने होंगे, ठीक। तो एक डिफिकल्ट कंपटीशन है, डिफिकल्ट टास्क है इनको जीतना, और सिनर ने ये कर दिखाया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है, सिनर 8वें ऐसे व्यक्ति हैं इतिहास में जिन्होंने इसे पूरा किया है। रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, ठीक है, एंड्रिक अगेसी, ठीक, मार्केलो रायोस, पेटे सैम्प्रेस, ठीक, सबके नाम याद नहीं रखने हैं आपको,
एक दो के जो नए हैं अभी रिसेंट वाले, जैसे नोवाक जोकोविक और रोजर फेडरर, ठीक है, तो इनके नाम आपको ध्यान रख लेने हैं। क्वेश्चन क्या आ सकता है, सनशाइन डबल जो टेनिस से संबंधित है उसमें आपको कौन से 2 कप जीतने होते हैं ना, विंबलडन या यूएस ओपन नहीं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन नहीं, इंडियन वेल्स ओपन एंड मियामी ओपन, ठीक है, तो ये दोनों जीतने होते हैं। किसने हाल ही में इसे कंप्लीट किया है यहाँ पे ना, हाँ 2026 है, ठीक है, तो जैनिक सिनर ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर पूरा होता है। आप रिवाइज करते रहिए, इन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी जो लास्ट में एक वो आएगी उसको प्रिंट, जो एक मैगजीन होगी उसको प्रिंट करा के भी आप इसे पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अब मार्च का महीना कंप्लीट हुआ है तो मार्च की मैगजीन आपको मिल जाएगी नेक्स्ट 2-3 डेज में, ठीक, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने अभी हाईलाइट नहीं किया ना तो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे आपके पास देखो डेली की करीब 10-15 पेज की फाइल तो होती ही है, ठीक। अगर हम रोज एक साल भर तक की भी आपको ये फाइल रिवाइज करनी हो तो एक बहुत बड़ा टास्क होगा, है ना। लेकिन अगर हम उसे हाईलाइट कर लेते हैं ना, तो हाईलाइट करने पे आपको पता है कि इस पूरे पेज में मेरे को बस 4 चीजें ही पढ़नी है, ठीक है, 4 बिंदु हैं जो मुझे याद रखने हैं। तो हाईलाइटिंग का ये बहुत महत्व है और अभी ही करनी होगी, पढ़ते समय ही करनी होगी, क्योंकि आपको पूरा दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है एग्जाम के समय में कि आप वो सारी चीज़ें फिर से दोबारा से पढ़ पाएंगे, ठीक। तो हाईलाइट करते रहिए, इस फाइल को पढ़ते रहिए और रिवीजन जो है वो मस्ट है, ठीक। जल्दी इसका टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा जो हमारा ऐप है उस पर, तो आप इस महीने का जो मार्च का महीना है उसका टेस्ट भी दे पाएंगे, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।